ना वोट शेयर हमारा कैसे घट गया? हाँ बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल के लिए अगर खुशी है, खुशी का पल है, तो आम आदमी पार्टी के लिए चिंतन का भी एक पल है। क्योंकि जैसे हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि 53% वोट इनको विधानसभा चुनाव में मिले थे 2020 में। उससे पहले 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था, दिल्ली की 7 सीटें जीती थी। उसके बावजूद 2020 में 53% वोट लाए अरविंद केजरीवाल। अभी जब एमसीडी इलेक्शन, अभी तक के जो रुझान मिल रहे हैं, जो ट्रेंड्स हैं, जो फाइनल स्टेज के हैं, उसमें ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को 11% वोट का नुकसान हो रहा है और 53% से घट के विधानसभा की तुलना में ये पहुंच गया है 42% पे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को लगभग 39% वोट शेयर उनको मिला है, जो थोड़ा 38% था शायद विधानसभा में, उससे थोड़ा सा ज्यादा मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए गम का दिन इसलिए है क्योंकि वो एमसीडी से उनकी विदाई हो रही है 15 साल बाद। हालांकि भविष्य के लिए अगर देखा जाए इस एमसीडी के नतीजे को, ये तय हो गया है कि कांग्रेस अब रेस से बाहर हो गई है दिल्ली में। आगे जो भी मुकाबला होगा बाइपोलर होगा लोकल इलेक्शंस में, क्योंकि लोकसभा चुनाव का जो अंदाज होता है, उसका मिजाज होता है, वो अलग है और उसमें मोदी फैक्टर अभी भी काम कर रहा है। लोकल लेवल पर ऐसा नहीं था, इसलिए अभी भी लेकिन जो कंटेस्ट है वो बहुत कांटे का हुआ, नो डाउट। कहाँ हमारा जो टाइम्स नाउ है उसके भी सर्वे में 149 से 157-60 तक सीटें दी जा रही थी आम आदमी पार्टी को, घट के वो 130 के आसपास सिमटती हुई नजर आ रही है एग्जिट पोल के मुकाबले। वैसे तो नो डाउट अगर हम 2017 की तुलना करें तो 48 सीटों पर आप सिमटी थी, उसकी तुलना में बेटर परफॉर्मेंस है। तब 181 सीटें लाई थी जब तीनों निगम अलग अलग थे, ईडीएमसी, एसडीएमसी, साउथ ईस्ट और एनडीएमसी। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के लिए नो डाउट कि उनकी अब डबल इंजन की सरकार दिल्ली के भीतर बन गई। छोटी सरकार भी वही चलाएंगे, छोटी विधानसभा भी वही चलाएंगे, बड़ी विधानसभा भी वही चलाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मौके का फायदा उठाएगी आने वाले चुनावों में। भारतीय जनता पार्टी के लिए न सीख यही मिली है कि आप बिना किसी लोकल बड़े मजबूत चेहरे के लोकल इलेक्शंस नहीं जीत सकते। हर काम, हर इलेक्शन आप मोदी के नाम पर नहीं जीत सकते। तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि आप लोकल लीडरशिप को आगे लेकर आए। बिल्कुल, जैसा हम लोगों ने आज चर्चा की कि अगर सांसदों के हिसाब से देखा जाए तो कैसे जो सांसद सबसे कम हमको आपको दिखते हैं खबरों में भी, मीडिया में भी, लोगों के बीच, हंसराज हंस हो गए या फिर मीनाक्षी लेखी हो गई। हाँ, तो मीनाक्षी लेखी में तो तब भी थोड़ा सा मिक्स आया, लेकिन हंसराज हंस, रमेश बिधूरी वाले इलाके में आपने बहुत जबरदस्त गेन। नहीं, मीनाक्षी लेखी वाले में भी आलोक जी बाद में जो अपडेट हुआ मुझे करेक्ट कीजिएगा, उसमें जो 25 सीटें थी उसमें बीजेपी 5 और आम आदमी पार्टी 20 सीटें जीती है। 20 सीटें, सबसे बुरा परफॉर्मेंस इन्हीं के संसदीय क्षेत्र का है। जबकि वो उनका संसदीय क्षेत्र का अगर हम सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल वोटर्स का देखें, वो बीजेपी को सूट करता है। हालांकि इस बार का इलेक्शन इस मामले में बहुत मिक्स्ड है और ये आम आदमी पार्टी के लिए चिंताजनक है कि सीलमपुर जैसे इलाके में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जिसको माना जा रहा था कि वो पिछड़ा इलाका है, वहां पर तमाम तरह की मुस्लिम पॉपुलेशन भी काफी है। हाँ, मुस्लिम पॉपुलेशन भी काफी है। मुसलमानों का तो खैर एक अलग ही वोट बैंक इस बार लगता है कि जैसे अल्पसंख्यकों ने कुछ मिजाज अपना बदला और कहीं गए हैं। अब वो कहाँ गए हैं इसकी तहकीकात होगी, लेकिन फिलहाल तो लगता है कि वो कांग्रेस को उन्होंने छोड़ दिया है। वो या तो नहीं, कुछ मुस्लिम इलाके जिसका हमने दिन में फिगर बताया था, वहां पर 4 सीटों पर जो है कांग्रेस पार्टी, आखिरी जो मेरा अपडेट था वो आगे चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो आम आदमी पार्टी से छिटक कर कांग्रेस की तरफ गया। उस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे कि क्यों मोहभंग जो है मुस्लिम वोटर्स का जो हुआ है। आलोक जी, बड़ा मुश्किल हो जाता है इस तरह के जनादेश में कोई ये पिन पॉइंट करना कि ये फैक्टर काम किया है। क्या जो साफ सफाई का मुद्दा है, कूड़े का मुद्दा है, कूड़े के पहाड़ है उसका मुद्दा है, वो वर्कआउट किया है, या फिर जो राष्ट्रवाद से जुड़े मुद्दे हैं उसने काम किया है। और दिल्ली चूंकि देश की राजधानी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो यहाँ पर लोग हर चीज को लेकर ही कंसर्न है, चिंतित हैं। उनके लिए हिंदुत्व का मुद्दा भी मायने रखता है, उनके लिए दंगे भी मायने रखते हैं, उनके लिए अपनी गली का कूड़ा भी मायने रखता है। आपके हिसाब से कौन से मुद्दे हैं जो कुछ दावे से कहा जा सकता है भी कि इन्होंने वर्क किया?
देखिए, मुद्दों में अगर काम किया है तो अगर पार्टी कोई जीत रही है तो आम आदमी पार्टी जीत रही है। तो आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से अपने मैनिफेस्टो में जो घोषणाएं की हैं कि हम महिलाओं को, जो गरीब हैं उनको 1000 रुपए देंगे और तमाम तरह की जो अनेक उन्होंने वादे किए हैं कि हम सफाई करेंगे, हम वहां से कूड़े हटा देंगे। भाजपा ने तीनों नगर निगमों में कूड़े का अंबार लगा दिया था। वो कूड़े के पहाड़ इकट्ठा करना जानते हैं, हम सफाई करना जानते हैं। तो वो जो एक पॉपुलर उनकी छवि है फ्रीबीज वाली, वो उसने मुझे लगता है कि लोगों को अपील किया होगा कि चलो इस बार हम आजमाते हैं। और एक नेचुरल 15 साल अगर आप कोई एक पार्टी लोकल बॉडी में है सत्ता में, तो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी होता है, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा है। हालांकि अगर देखें तो नुकसान इतना ज्यादा नहीं है जो एग्जिट पोल बता रहे थे कि एकदम आम आदमी पार्टी क्लीन स्वीप कर जाएगी, वैसा नहीं है। कंटेस्ट में है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए उसको मतलब एकदम हर्ट लूज करने जैसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, एक सबक तो मिला है कि आप कैसे मुद्दों पे अगर काम करेंगे तो जीतेंगे। रही बात हिंदुत्व वाले मुद्दे पे, तो भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे से तो कभी हटी नहीं है। और जो आज भी जो पूर्वी दिल्ली में जो दंगे हुए थे, उन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी खासी बढ़त हासिल की थी। वो सीटों में तब्दील हुई या नहीं अभी लेटेस्ट हमें नहीं पता, लेकिन वो आगे थे। और लगता है कि ये जो मुद्दा है वहां पे लोगों के बीच वो गया होगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट है। जो मुझे लगता है कि ये जो बेरोजगारी वाला मुद्दा है, जो ये अरविंद केजरीवाल हर जगह, पंजाब में भी उन्होंने रोजगार मेला, वो कह रहे हैं कि हम 8 लाख लोगों को देंगे, 10 लाख लोगों को नौकरियां देंगे। अब नौकरियां एक नो डाउट एक ऐसा इमोटिव इशू है पूरे देश में, बिल्कुल, जिस पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो बैकफुट पे रही है तब तक, जब तक कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद नहीं घोषणा की कि हम सारे जो हमारी वैकेंसीज हैं फिल करेंगे, उससे लगभग 20 लाख रोजगार, सरकारी नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। और आपने हाल ही में देखा होगा कि रोजगार मेलों का भी उन्होंने आयोजन करना शुरू किया। नंबर 2, जो एक सबसे बड़ा दिल्ली में मुद्दा था, वो झुग्गी बस्ती का है, जे कॉलोनी जिसको बोलते हैं, कि भाई उनका पुनर्वास कैसा हो। क्योंकि वो वोट के नजरिए से देखे तो बहुत बड़ा वोट बैंक है और वो पूरी तरीके से कांग्रेस से आप में शिफ्ट हो चुका था। इस बार जो शेल्टर होम की व्यवस्था की केंद्र सरकार ने, और उनके लिए जिस तरीके के मकान पक्के बनवाए गए और उनको शिफ्ट किया गया, हालांकि नो डाउट कि वो टोटल जे कॉलोनीज में अगर टोटल आबादी को देखें तो बहुत कम प्रतिशत होगा, लेकिन फिर भी उससे थोड़ा सा भाजपा ने जो डैमेज कंट्रोल है वो करने की कोशिश की। बट कोई चेहरा नहीं था जो केजरीवाल सिसोदिया के आगे इतने जोरदार तरीके से टिक सके, क्योंकि बीजेपी ने, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको प्रोजेक्ट ही नहीं किया। जैसे गौतम गंभीर थे, उनको कर सकते थे, वो इस्तेमाल कर सकते थे। आपने गौतम गंभीर का जिक्र किया आलोक जी, मैं यहाँ पर थोड़ा एक फिगर भी बता दूं कि 7 सांसदों का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो उसमें जिन गौतम गंभीर का आपने जिक्र किया, वो इकलौते सांसद हैं हर्षवर्धन के भी, जिनके संसदीय क्षेत्र में 22 वार्ड पर जो बीजेपी जीती, 11 पर आम आदमी पार्टी जीती। मतलब आम आदमी पार्टी से लगभग दोगुने वार्ड पर जो है गौतम गंभीर ने अपने आप को जितवाया। क्योंकि वो पूर्वी दिल्ली से सांसद हैं, या एक रीजन ये भी हो सकता है, आपने कहा कि वहां दंगा भी एक फैक्टर रहा था। लेकिन अगर हम बाकियों को देखिए, रमेश विदुड़ी जो कि दक्षिणी दिल्ली से आते हैं, रमेश विदुड़ी का जो क्षेत्र है वहां पर बीजेपी 13 सीटों पर जीती है, आम आदमी पार्टी 23 सीटों पर। प्रवेश वर्मा जो है वहां वो 14 सीटों पर वहां बीजेपी जीती, आम आदमी पार्टी 24 पर। अगेन इन्होंने बहुत बुरा परफॉर्म किया। हंसराज हंस जिस संसदीय क्षेत्र से हैं वहां पर भी बीजेपी 14 पर जीती है, आम आदमी पार्टी 26 पर। और मनोज तिवारी वाला जो इनका इतना बड़ा फेस है, वहां बराबरी पर रहा है, बीजेपी 18 पर और आम आदमी पार्टी 17 पर। हर्षवर्धन का भी ठीक ठाक रहा है, वहां 16 पर बीजेपी, 14 पर आप। लेकिन मीनाक्षी लेखी का सबसे बुरा है, 5 सीटों पर वहां पर जो है आम आदमी, 5 सीटों पर बीजेपी और 20 पर आप आई है। तो ये आपके जब 7 में से जो 4 सांसद हैं वो ना सिर्फ बुरा कर रहे हैं बल्कि बहुत ही बुरा कर रहे हैं, तो ये क्या सांसदों के खिलाफ भी आप इसको कोई जनादेश मानते हैं, या आपको लग रहा है कि उसके बहुत ज्यादा मायने नहीं होने चाहिए? क्योंकि देखिए, जैसे आपने कहा कि गौतम गंभीर की एक छवि है, तो वो छवि रिफ्लेक्ट भी हो रही है नतीजों में। बिल्कुल नहीं, वो तो है ही। देखिए, आमतौर पे होता क्या है कि आप अगर
गांव में जाएं, कस्बों में जाएं, शहरी इलाकों में जाएं, मोहल्लों में जाएं, वहां कई बार ये नहीं पता होता वोटर को कि सड़कें किसने बनवाई, स्ट्रीट लाइट्स किसने लगवाई। जैसे आदेश गुप्ता कहते फिर रहे हैं कि हमने इतनी स्ट्रीट लाइट्स, एलईडी लाइट्स लगवाई, वो एमसीडी के लोगों ने। आदेश गुप्ता के बीच में आदेश गुप्ता के खुद के इलाके में चारों सीटों पर जो बीजेपी हार गई है। हाँ, इस पर भी पहले आप टिप्पणी दीजिए। वो टिप्पणी तो मीनाक्षी लेखी वाले सही है कि नहीं, एक तरीके से ये मैसेज तो है, मतलब अगर आश्चर्य नहीं होगा अगर भारतीय जनता पार्टी इससे उम्मीदवार बदल दे, क्योंकि वो लोकल लेवल पे तो रिफ्लेक्शन होता ही है। जैसे अच्छा, उसके तो कई सबूत हैं, जैसे आपने 7 सांसदों का जिक्र किया, अब मनीष सिसोदिया के इलाके में देख लीजिए, उनके क्षेत्र में भाजपा जीती है, उनका एक रिश्तेदार कहा जा रहा है दूर का, वो हार गया है। इसके अलावा सत्येंद्र जैन वाली 3 सीट पर आप हार गई, रानी बाग, पश्चिम बिहार और सरस्वती बिहार। तो कहीं ना कहीं वो असर तो करता है, इसमें दो राय नहीं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जैसे गलियों में काम हो रहा हो ना, तो वोटर को ये इससे कतई 10 में से 5 को ये नहीं पता होता है कि ये काम मोदी जी ने कराया है कि केजरीवाल जी ने कराया है कि सांसद ने। और आलोक जी, इसमें तो दिल्ली में और कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे हम कल भी जिक्र कर रहे थे कि 60 मीटर तक की जो सड़कें हैं वो दिल्ली सरकार के अंदर है, उससे जो छोटी है वो एमसीडी के अंदर। अब ये दिल्ली में कितने लोगों को ये बात पता होगी। और बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं जो ना दिल्ली सरकार के अंदर है, ना एमसीडी के अंदर है, वो केंद्र के अंदर है। बिल्कुल बिल्कुल। और कई स्कूल भी एमसीडी तो चला रही हैं। अच्छा, उसमें आम अरविंद केजरीवाल का ये था कि हमारे पैसे से वो चलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो कनेक्ट होता ही है दोनों में, एमसीडी और उनमें जो खींचतान चल रही थी। अब भारतीय जनता पार्टी ये जरूर कर सकती है कि भैया अब तो आपकी दोनों जगह है, तो अब जितनी भी कमियां होंगी उसके लिए अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। और तब जब डेवलपमेंट अगर उतना नहीं होता है, लोगों के एक्सपेक्टेशंस पे वो खरा नहीं उतरते हैं, तो फिर दिक्कत हो सकती है, फिर आपके पास कोई गुंजाइश बहानेबाजी की नहीं बचती है। बिल्कुल। और ये जो लगातार अब कहा जा रहा है कि क्योंकि तीनों जो एमसीडीज हैं उनको मर्ज कर दिया गया, मेयर होगा, उसकी ताकत बड़ी ज्यादा होगी, तो आपको लग रहा है कि उससे सच में कोई बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होगा? और क्या अब चूंकि मेयर की ताकत इतनी हो गई है, वो एक तरह से मुख्यमंत्री के समकक्ष तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, उसके बाद मुख्यमंत्री के बराबर की ताकत वाला शख्स या थोड़ी कम ताकत वाला होगा, तो मेयर कौन हो ये चुनना भी अब अपने आप में सिरदर्द होगा। बिल्कुल, इसमें भारतीय जनता पार्टी का तो गेम प्लान यही है कि अभी भी हम जीतेंगे मेयर का चुनाव। हाँ, वो बताइए हमारे दर्शकों को, जो आप जिक्र कर रहे थे कि अभी भी बीजेपी की क्या दावेदारी है मेयर के लिए? अब उसमें जैसे मैं सुन रहा था, आदेश गुप्ता ही कहीं दावा कर रहे थे कि 7 जो सांसद है वो भी उसमें वोट करते हैं, और शायद 12 सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं। इसका डिटेल प्रोसेस क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन और वो नॉमिनेशन कौन करता है? वो भाजपा उम्मीद लगाई, वो शायद केंद्र सरकार की तरफ से होता है, जिसके बारे में कंफर्म हमें नहीं पता। हमने कई प्रयास किए कि अभी इस हालात में क्या होंगे, लेकिन क्या वो नॉर्मल भी वोटिंग करते हैं या फिर कुछ ऐसा टाई अप जैसा होता है, लेकिन नहीं, वो 12 वोटिंग भी करते हैं और 7 सांसद भी करेंगे वोटिंग। तो ये देखने की बात है कि 11 सीटें जो कांग्रेस को मिली है और अदर्स को 5 मिली है, तो 16 सीटें होती हैं। अगर उसको बीजेपी से जोड़ दिया जाए तो आपके बराबर हो जाती है। तो और भारतीय जनता पार्टी ये इस तरह की कोशिश करती है, अंतिम सेकंड तक उसका प्रयास होगा कि ठीक है, पार्षदों की संख्या कम भले हो, मेयर अपना हो जाए। अब ये देखते हैं कि ये क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि राजस्थान में भी और कई जगहों पे ये खेल पहले हो चुका है कि ज्यादा पार्षद होने के बावजूद उस पार्टी का मेयर नहीं बन सका। तो अब देखना होगा, आम आदमी पार्टी को तो सतर्क रहने की जरूरत है ही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत एग्रेसिव खेलती है जब भी खेलती है। बिल्कुल। तो देखते हैं कि क्या होता है मेयर का चुनाव। बिल्कुल। तो अब यहाँ से आलोक जी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कल गुजरात के नतीजे आने वाले हैं, जैसा कि एग्जिट पोल में जो हमें अनुमान मिला है उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी 15 से 20% तक वोट ले सकती है, और अगर ऐसा होता है तो उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी मिल जाएगा। अब मेरा सवाल ये है कि दिल्ली में उनकी सरकार है, पंजाब में उनकी सरकार है, देश के सबसे बड़े नगर निगम में उनकी सरकार हो गई है, दुनिया के दूसरा सबसे बड़ा नगर निगम एमसीडी है टोक्यो के बाद, और गुजरात में भी वो एक तरह से अगर 15-20% वोट लेते हैं तो माना जा सकता है कि अगली बार शायद वो कांग्रेस की जगह भी ले लें। सवाल यहां से निकलता है कि इससे ब्रांड
आम आदमी पार्टी ब्रांड अरविंद केजरीवाल कितना मजबूत हुआ ये देखते हुए कि अब कर्नाटक में इलेक्शन है, अगले साल लोकसभा से पहले आपके राजस्थान और मध्य प्रदेश में इलेक्शन है, आपको लगता है कि बीजेपी के सामने विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी बन सकते हैं, या अभी उसमें और वक्त है? नहीं, खैर उसमें तो अभी और वक्त है। अगर पूरे देश की विधानसभा सीटों की संख्या को देख लें, उसमें अगर तुलना कर लें कि आम आदमी पार्टी की हैसियत क्या है, लेकिन मोटे तौर पर यह जरूर है कि अगर गुजरात में भी जैसे एग्जिट पोल में साफ दिखाया है, वो हमारे एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा है कि 15% से ज्यादा वोट शेयर पाएगी आम आदमी पार्टी। बिल्कुल। तब ये तो जरूर है कि प्रधानमंत्री के गृह राज्य में एक बहुत बड़ी ताकत बनकर वो उभरेगा। उस नजरिए से जरूर आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के सीधे सामने अगर कोई खड़ा होगा तो वो अरविंद केजरीवाल है। और पर्सनालिटी वाइज भी अभी जो महागठबंधन की हालत है उसमें न कोई कंसेंसस है न कुछ है। नीतीश कुमार अपने बिहार तक सीमित हैं। उस नजरिए से अगर देखें, जैसे नवीन पटनायक है, अच्छे नेता हैं, उड़ीसा तक सीमित हैं। अखिलेश यादव यूपी तक सीमित हैं। अगर हम रीजनल छत्रप्स की बात करें तो उस तुलना में नो डाउट अरविंद केजरीवाल नेशनल लेवल पे चले गए हैं, उन लोगों से 2 कदम आगे। अगर कल के नतीजे अगर वही साबित करते हैं वोट शेयर के मामले में, सीटें तो हमें पता है कि कन्वर्जन नहीं हो सकता। बिल्कुल। उस नजरिए से एक उन्होंने ग्राउंड जो गेन किया है वो उनको इन तमाम रीजनल लीडर से आगे रखता है, चाहे वो करुणानिधि के बेटे हो या फिर वाईएस राजशेखर रेड्डी हो, केसीआर हो, ये सबसे आगे निकल गए हैं। और इसका रिपरकशन हो सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हो। भाई उन्होंने भगवंत मान को सीएम पंजाब का बनाया, अब वो तो दावेदारी कर ही सकते हैं ना। अगर कोई मजबूत दावेदारी कर सकता है, जब मायावती कह सकती है कि मैं पीएम का कैंडिडेट हूँ, मुझे बनाओ, तो अगर उसमें तो लॉजिकली फिर अरविंद केजरीवाल की दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत हो सकती है। तो वो इंटरेस्टिंग है। और वो पुरानी जो राजनीतिक चुनाव भी लड़ चुके हैं। और पुरानी जो राजनीतिक पार्टियां, आलोक जी, वो आप भी इससे सहमत होंगे, वो अभी भी अरविंद केजरीवाल को एक पॉलिटिशियन होते हुए पॉलिटिशियन नहीं मानती, एक आउटसाइडर मानती हैं। हाँ, तो उनके लिए क्या इतनी जल्दी आसान होगा स्वीकार करना कि हम अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप स्वीकार कर लें? बहुत मुश्किल होगा। मतलब बहुत मुश्किल होगा। और मुझे लगता है कि बिना चेहरे के ही ये लोग जाएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 तो मुझे लगता है कि इसके लिए कोई एकजुटता नहीं है, कोई कोहेरेंस नहीं है। और आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत क्या है कि आम आदमी पार्टी की जो छवि है, इसमें अगर वो किसी पार्टी से टाई अप करती है, वो बड़ा मुश्किल, फिर इसका अपना वोटर भी दख सकता है। ये बड़ा एक चैलेंज है। आप किसके साथ, कांग्रेस के साथ तो जा नहीं सकते, उसी के वोट से तो आप बने हैं, आपका वोट भाग जाएगा फिर तुरंत। तो वो इंटरेस्टिंग है। इनको एकला चलो की नीति पे ही चलना होगा। बाकी राज्यों में भी, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो सकता है कि वो प्रयास करें, छोटा राज्य है, गोवा में जैसे उन्होंने किया, तो इनको अकेले ही चलना पड़ेगा और अपनी जगह बनानी पड़ेगी। उस लिहाज से पूरे नेशनल लेवल पे अभी बहुत मतलब दूर है, दिल्ली दूर है उनके लिए। मुझे नहीं लगता कि इतना आसान। अब ये सबसे मुश्किल मुझे लग रहा है कि जो चीज सवाल या कहूं कि एक चीज जो मैं आपसे समझना चाहूंगा वो ये कि अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के लिए एक साथ कई सारे फैक्टर आज की तारीख में काम करते हैं। इनमें सबसे ऊपर नरेंद्र मोदी की खुद की इमेज, उनकी शख्सियत, 7 सालों में आपने केंद्र में सरकार चलाई, कोई घोटाला नहीं होने दिया, वो हिंदुत्व की राजनीति, उसका मुद्दा, उस मुद्दे पर आपने परफॉर्म भी किया। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आपने 370 वादा किया, हटाई, राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। अब अगर मैं आम आदमी पार्टी पर आ जाता हूं, जो चुनौती जिसका हमने जिक्र किया इन चुनाव में देखी कि चलिए आपने ये छवि तो बना ली कि हम फ्री पानी देंगे, फ्री बिजली देंगे, लेकिन लोग आज की तारीख में आपसे पूछते हैं कि इन धार्मिक मुद्दों पर आपका क्या स्टैंड है। और उस पर हमने जिक्र किया कि अरविंद केजरीवाल अभी तक सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कर रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि हिंदू वोटर्स को नाराज करके आज राजनीति नहीं की जा सकती। लेकिन इसमें जो शुरुआती संकेत इन नतीजों में मिले हैं कि शायद सॉफ्ट हिंदुत्व की उनकी पॉलिटिक्स करने का तरीका मुस्लिम वोटर्स को पसंद नहीं आया। अब मेरा सवाल यहां से है कि आज की तारीख में कोई भी पार्टी धार्मिक मुद्दों पर फेंस पर नहीं रह सकती है। क्या आप किनारे खड़े नहीं हो सकते हैं या नॉन अफर्मेटिव नहीं हो सकते हैं कि हम नहीं बता रहे हमारा क्या स्टैंड है? जैसे कांग्रेस भी काफी टाइम तक आपको पता होगा कंफ्यूजन में रही कि सॉफ्ट हिंदुत्व पे चले, राहुल गांधी एक के बाद एक मंदिर पे जा रहे थे, फिर वो वापस लौट गए अपने सेकुलर छवि पर। आपको क्या लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का इसमें लॉन्ग टर्म स्टैंड क्या होगा या क्या हो सकता है? मेरा ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल बचते बचाते ही पॉलिटिक्स करेंगे। इस मामले में वो
राष्ट्रवाद का, नेशनलिज्म का मुद्दा हो, कोई भी, जैसे पाकिस्तान से कैसे डील करना है, उसमें वो बचेंगे, उसमें वो कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करेंगे, कांग्रेस जैसी गलती नहीं करेंगे, मैं ये कहना चाहूंगा, जिससे कि आम आदमी पार्टी को नुकसान हो। न ही वो नरेंद्र मोदी पर डायरेक्ट अटैक करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि वही वोटर, आपका वोटर बीजेपी का भी वोटर है। बिल्कुल। तो ये एक बहुत कठिन समस्या है जिससे उनको जूझना है आम आदमी पार्टी को। सबसे बड़ी जो दिक्कत है, वो बड़ा चैलेंज है, वो ये है करप्शन। आप आम आदमी पार्टी की पहचान जो हुई अन्ना आंदोलन से, तो एक ईमानदार पार्टी के तौर पे हुई। बिल्कुल। आज की तारीख में 2017 में ही इनके 13 एमएलए जेल जा चुके थे। पंजाब में सरकार बनाई, कुछ ही दिनों के भीतर स्वास्थ्य मंत्री कमीशन की बात करते हुए पकड़ा गया, जिसको भगवंत मान ने हटा दिया। यहाँ देख लीजिए, उनका जो अमानतुल्लाह खान है, वो जो सीएए में भी उसने बहुत ही जो भी रोल निभाया, वो सबके सामने कैश और इलीगल आर्म्स के साथ पकड़ा गया। इनके जेल मंत्री जो जेल में हैं और जेल में रहते हुए जेल मंत्री हैं, ये शेल कंपनीज चलाने का आरोप है इस पर, जिस मामले में चार्जशीट दाखिल हुई है, जिसमें अभी इनका नाम नहीं जोड़ा गया है, लेकिन कई रेड्स हो चुके हैं। तो और इनके कैलाश गहलोत जो इनके परिवहन मंत्री हैं, जो ये डीटीसी बसों को बहुत बड़ा क्लस्टर्स को अपनी वो बताते हैं उपलब्धि, उसमें कमीशन खोरी का एमसीडी चुनाव में टिकट बेचने के भी आरोप लगे हैं। तो ये जो चीज है ना, ये सबसे ज्यादा डेंट कर सकती है। लेकिन आलोक जी, आपको नहीं लगता कि इस मामले में आम आदमी पार्टी की स्थिति भी कमोबेश बीजेपी की तरह है? जैसे बीजेपी की जब लोग बात करते हैं, तो बीजेपी के लिए बहुत सारे वोटर के लिए मोदी ही सब कुछ है। उनको लगता है जब तक मोदी बेईमान नहीं है, मोदी कोई गलत काम नहीं कर रहा, तो छुट भैया नेता या इवन की कोई सांसद भी कुछ कर रहा है, तो जनता माफ करने के लिए तैयार रहती है। आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी का वोटर भी मोटे तौर पर उसके लिए आम आदमी पार्टी के मायने अरविंद केजरीवाल से है, कि जब तक अरविंद केजरीवाल से जुड़ी कोई भ्रष्टाचार की खबर नहीं आती, वो अपनी कई बातों से नहीं पलटते, तो वो मान के चल रहा है कि हाँ, साथ में आया कोई आदमी इधर उधर तो कुछ करेगा नहीं। कल्ट वोटर्स, जो कल्ट फिगर होता है, उसमें अरविंद केजरीवाल नहीं ठहरते मोदी के सामने। एक मैंने लेकिन अपने वोटर्स की भी ठहरते हैं। अपने वोटर, उनका वोटर है जो लाभार्थी है। बीजेपी का भी वोटर है, लाभार्थी है। बीजेपी कन्विंस करती है कि हम लॉजिकल आपको सब्सिडी दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगता है कि ये टैक्स पेयर के पैसे का बेजा इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके की ये पॉलिटिक्स करते हैं। उसमें एक वर्ग जो तो वो खुद ही तैयार कर रहे हैं, जो वोट आपको नहीं देता। और आप ये भी ध्यान रखिए कि इस एमसीडी इलेक्शन में 50% वोटिंग हुई है। नहीं करने वाला 50% कौन है? जो लोकसभा में 70% वोटिंग करेगा, 75% वोटिंग करेगा, उसको इससे मतलब नहीं है। ये ना करने वाला वो है जिसको कुछ चाहिए नहीं था इन चुनावों में। बिल्कुल मैं मानता हूँ, जिसको नहीं चाहिए था, वो किसके साथ है ये बताने की जरूरत नहीं है। तो वो अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि आपने खुद ही अपनी नीतियों से, वादों से आपने एक वर्ग तैयार कर रखा है जो आपके खिलाफ वोट करेगा। भाई, जो टैक्स पेयर है, जो कमाता है और टैक्स देता है, वो देखता है कि उसको कोई छूट नहीं मिल रही है। उसके लिए अरविंद केजरीवाल के पास कोई पॉलिसी नहीं है, लेकिन उस पैसे का उपयोग वो कर रहे हैं जहां पे नहीं होना चाहिए। जो लेजिटिमेट है, बिल्कुल वहां तक ठीक है, लोक कल्याणकारी राज्य है भारत। लेकिन आप फ्री में अगर 1000 रुपए, 3000 रुपए, 4000 रुपए महीने का प्रॉमिस, ये वोट खरीदने वाली बात ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, ये और पब्लिक ये समझने लगती है जब भी वोटर को ये लगेगा कि अच्छा, ये झांसा देकर या ये वादा करके ये गलत काम। तो आपका आलोक जी कुल मिलाकर ये कहना है कि आम आदमी पार्टी की जो अभी तक की राजनीति है, उसे ग्रो होना पड़ेगा। अभी तक की उनकी राजनीतिक आधार फ्रीबीज हैं, या यूं कहें कि जहां पर कांग्रेस से सीधा मुकाबला और कांग्रेस कुछ नहीं कर रही, तो विकल्पहीनता के चलते वोटर वहां आ रहा है। लेकिन अगर उसे बड़े स्तर पर खड़ा होना, राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा होना है, तो अपनी पहचान को फ्रीबीज से ऊपर उठाना पड़ेगा कि आप और क्या ऑफर कर रहे हैं, हमें ये भी बताइए। भाई, आपको अगर राष्ट्रीय स्तर पे भाजपा का मुकाबला करना है, आपकी विदेश नीति क्या होगी, आपकी आर्थिक नीति क्या होगी। आप जब बजट बनाएंगे तो उसमें जो आपका सरप्लस बजट होगा कि घाटे वाला बजट होगा, आप उस घाटे की भरपाई कहाँ से करेंगे? क्या आप यही रोते रहेंगे कि केंद्र सरकार हमको पैसा नहीं देती है, पैसा नहीं देती है? आप अगर सरकार चला रहे हैं तो राजस्व कमाना भी सरकार की जिम्मेदारी है। रेवेन्यू कहाँ से आएगा? अच्छा, आप अगर जो फ्रीबीज देंगे तो उसको पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं टैक्स जोड़ेंगे, और बिल्कुल। वो किस पे जोड़ेंगे? वो
कारोबारियों पर जोड़ेंगे, आप नौकरी पेशा वालों पर जोड़ेंगे, आप टोल टैक्स बढ़ाएंगे, तो अल्टीमेटली वो सब का जब रिपरकशन होगा तो वो आपको नुकसान भी तो पहुंचाएगा। और फिर तब जो विपक्ष में बैठी है आपसे हार कर, वो तो ताक में रहेगी कि अब जवाब दो इसका कि कहां से तुमने कैसे किया और तुम पैसे क्यों मांग रहे हो, तुमने तो इतने करोड़ रुपए फ्री में बांट दिए। तो वो चैलेंज है जो अभी तत्कालिक तौर पे आपको लगेगा आप ऊपर जा रही है, लेकिन इसको सस्टेन करना अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत चलिए एक आखिरी सवाल, ये तो हमने उनकी चुनौतियों की बात कर ली, लेकिन चूंकि आज वो जीते हैं तो तारीफ तो जाहिर तौर पर बनता है। क्या सबक है आलोक जी, जो बाकी पार्टियां जो इतनी पुरानी पार्टियां पारिवारिक पार्टियां हैं वो सालों साल की राजनीति के बाद भी अपने प्रदेश से बाहर नहीं निकल पाती, और आम आदमी पार्टी जो महज 10 साल पुरानी पार्टी है वो 2 बार दिल्ली में सरकार बना चुकी है, आज पंजाब में उसकी सरकार है, एमसीडी पर उसका कब्जा हो चुका है, हमने कहा देश का सबसे बड़ा निगम है, गुजरात में भी वो दावेदारी पेश कर रही है, इतनी जो उसने ग्रोथ की है। क्या बाकी पार्टियां सबक ले सकती हैं आम आदमी पार्टी से, ये क्या ठीक कर रहे हैं जो वो इतने सालों में नहीं कर पाए? देखिए, आम आदमी पार्टी अपने कोर वोटर्स को लेकर सतर्क है, वो जो उसका अपना वोटर है जिसको मदद चाहिए, ठीक है, ये जरूर है कि आगे चलकर उनको चैलेंज होगा। जो सबसे बड़ा सबक आम आदमी पार्टी आज दे रही है कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी को या और लोगों को, वो ये दे रही है जो नेशनल लेवल के लीडर्स हैं, चूंकि अब ये नेशनल पॉलिटिक्स में आ गए हैं, कि आपके पास क्या हाइपर मतलब एकदम लोकल लेवल पे कोई लीडर है क्या? है क्या? बिल्कुल। तो सबसे पहला तो ये है कांग्रेस के लिए, तो ये है कि भाई कांग्रेस को अब ये बताना है कि वो एग्जिस्ट क्यों कर रही है। मतलब उसके पास तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जिसको कहते हैं, वो अस्तित्व का संकट है, उसको ये बताना पड़ेगा अपनी नीतियों से, कार्यक्रमों से, कि वो क्यों, उसका क्या है, विजन क्या है। आम आदमी पार्टी को ये फायदा है कि वो अभी तात्कालिक तौर पे ये कह सकती है कि हम ये दे देंगे, वो दे देंगे, और हम पैसे भी ले आएंगे, कैसे भी करेंगे। बीजेपी के लिए तो कांग्रेस का आलोक जी आपने जिक्र किया, चलो उस पर मैं आपसे रिएक्शन लेता हूँ। कांग्रेस के लिए बड़ा प्रॉब्लम आप क्या लीडरशिप का देखते हैं कि ऐसा कोई फेस नहीं है जिसको लेकर जनता को लगे कि हाँ यार ये मोदी की जगह ले सकता है, या उनकी सारी प्रॉब्लम भी हुआ जो बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों की आइडियोलॉजिकल क्राइसिस है, खासतौर पर धार्मिक या राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, जैसे मैंने पहले कहा कि कभी सॉफ्ट हिंदुत्व, कभी फिर तुष्टिकरण, कभी या सेकुलर छवि, क्या प्रॉब्लम बड़ी है? लीडरशिप बड़ी प्रॉब्लम है या आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम कांग्रेस के साथ है, या आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन है उनकी? जो आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन तो घनघोर है। अब उसमें दिग्विजय सिंह के बयान सुन लीजिए, उसी में आप कैप्टन जब थे तब उनके बयान सुन लीजिए, उसी में राहुल गांधी के बयान सुन लीजिए, तो अलग है। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं ये हूँ, दिग्विजय सिंह क्या कहते हैं वो अलग बात है। तो आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन तो जरूर है, और भारतीय जनता पार्टी ने ये तो कर ही दिया है कि अगर आप तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे तो कोई भी पार्टी उसके सामने टिक नहीं पाएगी, फिर वो एक्सपोज करेगी आपको कि आप कैसे। तो इस लिहाज से कांग्रेस को नेतृत्व और प्लस उसका विजन, वो दोनों, वो जो उनका है पुराना कि मैं सेकुलर पार्टी हूँ और ये वो चलने वाला नहीं है। आपको बताना पड़ेगा। अच्छा, जो सबसे बड़ी कमजोरी हो गई है कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर पर, वो है कि ग्राउंड हिट करना, मतलब पार्टी डिस्कनेक्टेड हो गई है लोगों से। राहुल जी करते ना ग्राउंड हिट, राहुल जी, हाँ, अब वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वो किसी मुद्दे पे ऐसा नहीं है जिससे कि लोग सीधे कनेक्ट करें, वो किसानों की समस्या को लेकर नहीं तो आपको लग रहा है कि जनता को स्टंट ज्यादा लग रहा है, पॉलिटिकल टूरिज्म ज्यादा लग रहा है, या पॉलिटिकल एडवेंचर टूरिज्म, चूंकि पद यात्रा है तो नहीं लगता। तो कुछ कांग्रेस, ये जो अभी 8 सीटें हम देख रहे हैं, कम से कम दहाई की संख्या में तो वो होते, और कल जो हालत होने वाली है एग्जिट पोल के मुताबिक, वो तो ऐसी हालत नहीं होती। अगर राहुल गांधी की अपील इतनी होती तो ऐसा नहीं होता। राहुल गांधी जो बातें कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, मुझे लगता है कि वो भी थोड़ा इमेच्योरिटी अगर है भी, जैसे कहते हैं कि 3 घरानों को बेच दिया, ये किया, वो किया, वो उसको देखकर वो लोगों से कनेक्ट करें, ऐसा कुछ बनाएं जिससे उदयपुर में इतना बड़ा उन्होंने कन्वेंशन किया, ये किया, आप लोगों को कनेक्ट तो करिए, आपके पीछे लोग भी होने चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि नहीं आप जो बोल रहे हो उसका समर्थन भी है। लेकिन वो चीज नहीं दिखती है, जो घोर अभाव है, जो आक्रामकता आम आदमी पार्टी में दिखती है। आम आदमी पार्टी जाती है, धरना प्रदर्शन वाली पार्टी रही है, वो चीज, वो कैरेक्टर कांग्रेस का मिस है कहीं ना कहीं। और वो इसलिए मिस है क्योंकि कोहेरेंस पार्टी के भीतर ही नहीं है, क्योंकि नेतृत्व, लीडरशिप का वो है। और जो नए अध्यक्ष हैं, वो मुझे नहीं लगता कि उसमें इतनी धार है
कि वो आज के समय में केजरीवाल या मोदी से टक्कर ले सकते हैं। तो दोनों क्राइसिस अभी कांग्रेस के लिए है, मुझे लगता है। तो आपने नए अध्यक्ष की बात की, अभी मैं किसी चैनल पर जब आज के नतीजों के लिए हर पार्टी के लिए अलग अलग नेता की तस्वीर देख रहा था, तो बीजेपी में यहाँ जेपी नड्डा थे, आम आदमी पार्टी में केजरीवाल थे, कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे थे। तो मुझे लगा कि खड़गे साहब को सोच रहे हो कि मेरी फोटो क्यों लगा दी? मैंने क्या कर दिया, मेरी क्या गलती हो गई? तो मतलब चूंकि हम लोग ही रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, आप रिलेट कर पाएंगे कोई आदमी कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस में क्यों फोटो? आदमी को 3 बार सोचना पड़ेगा। हाँ, नहीं, बिल्कुल सही बात है। मतलब जो देखिए, कई बार आपके जो स्पीचेज होते हैं, आप जो भाषण आप जो बोलते हैं, अब वो गए गुजरात में कुछ ऐसा बोल दिया कि उल्टा पड़ गया, मोदी ने लपक लिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अधीर रंजन चौधरी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये कहीं से ऐसे लीडर नहीं है जो आपको एक क्रॉस इंडिया, एक क्रॉस लैंग्वेज, एक क्रॉस ज्योग्राफिकल लोकेशन जिनकी अपील हो और जिनके लिए। लेकिन ये बात तो गांधी परिवार को भी समझ आ रही होगी ना लोग। अब तो ये तो शायद वही चाहते थे कि जो ये चाहे वो कैंडिडेट बन जाए। अशोक गहलोत भी तो उतरे थे। जैसे कांग्रेस में अक्सर ये भी लोग एक बात कहते हैं कि कांग्रेस में जब भी लोकसभा कोई में आपको अपना विपक्ष का नेता चुनना, जब एक बार अधीर रंजन चौधरी थे या ये हैं, वो इस बात का खासा ख्याल रखते हैं कि वो नॉन हिंदी स्पीकिंग आदमी हो, क्योंकि अगर वो अच्छे लच्छेदार भाषण देगा, उसकी अच्छी डायनामिक पर्सनैलिटी होगी, तो हो सकता है वो कांग्रेस के भीतर उसका कद बढ़ जाए। तो चुनो ही ऐसे आदमी को जो कहीं अपनी मौजूदगी दर्ज ना करवा पाए। बिल्कुल, ये हो सकता है। मतलब इतने सालों बाद, 98 के बाद, सीताराम केसरी के बाद पहला गैर परिवार से कोई अध्यक्ष बना, और ऐसा व्यक्ति बना जो अपने करियर के मतलब एक्सपायरी डेट के आसपास, करियर के एक्सपायरी डेट के आसपास 80 साल की लगभग उम्र है, उसमें वो कितने साल का वो की स्ट्रेटजी बनाएंगे? उनका तो होगा कि चलो जितने दिन हम हैं किसी तरीके से काट पीट के खत्म करें और फिर अगले अध्यक्ष का चुनाव है। तो आलोक जी, फिर सवाल ये बड़ा और तीखा सवाल ये है कि जब आप राहुल गांधी या गांधी परिवार को कहते हैं कि आप अध्यक्ष बन जाइए, तब आप कहते हैं कि नहीं, हम लोग अध्यक्ष की कुर्सी नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन फिर आप छोड़ना भी नहीं चाहते और आप अपने ही आदमी को बिठाते हैं। तो फिर ये सारा, अगर मैं नौटंकी शब्द यूज करूं, तो फिर किसके लिए से हासिल क्या हो रहा है? किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है? अगर आपको ताकत अपने पास रखनी है तो जिम्मेदारी लीजिए, और अगर आप जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं तो फिर लोगों को फैसला करने दीजिए। अब वही दुविधा में फंसी है परिवार। अब राहुल गांधी ने क्या कहा था 19 में हार के बाद कि हम जिम्मेदारी लेते हैं और पद छोड़ते हैं, लेकिन पद छोड़ने के बाद वो लगातार फैसले लेते रहे। बहन उनकी प्रियंका गांधी फैसला लेती रही। तो वो चीज तो है कि वो अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि हम पूरी तरीके से या तो अपने को अलग कर लें और पार्टी को अपना चलने दे, जो भी नया। वो हमेशा लोगों को यही लगता है कि पीछे से, पर्दे के पीछे से पार्टी चल रही है। तो वो जब तक खत्म नहीं होगा, वो दुविधा खत्म नहीं होगी, तब तक ये संकट है। या तो ये सीधे चलाएं या फिर किसी को दे दें, और ऐसे को दें जो वो लगना भी चाहिए कि वो पार्टी चला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि कहा भी जाता है कि अगर आप नतीजे बदलना चाहते हैं तो अपने काम करने का तरीका भी बदलिए। अगर तरीका वही रहेगा तो नतीजे भी वही रहेंगे, और यही शायद कांग्रेस पार्टी के साथ हो भी रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी आपका। तो ये थे आज के नतीजों पर हमारा विश्लेषण, और मोटे तौर पर आलोक जी ने जैसे कहा कि बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियों को सबक लेने की जरूरत है कि आम आदमी पार्टी ने महज 8 या 9 साल की राजनीति में वो हासिल कर लिया जो कई पुरानी पार्टियां 35-40 साल की राजनीति में हासिल नहीं कर पाई। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी को अगर यहां से ग्रो करना है तो उसको जनता को ये बताना पड़ेगा कि उसके पास ऑफर करने के लिए बहुत कुछ है। उसकी छवि सिर्फ मुफ्त बिजली पानी देने वाली राजनीति करने की नहीं है, उसकी अलग अलग मामलों पर विदेश नीति उसकी क्या है, राष्ट्रवाद के मुद्दों पर उसकी राय क्या है, या हिंदुत्व या सांप्रदायिकता या धर्मनिरपेक्षता की पूरी बहस में वो कहां पर खड़ी है। और ये बड़े मुश्किल सवाल है, इस पर स्टैंड लेना आसान नहीं होता। तो ये आम आदमी पार्टी के लिए अब यहां से बड़ी चुनौती है कि अगर उसे ग्रो करना है तो उसे डंके की चोट पर अपने सोच विचार भी कई मुश्किल मुद्दों पर बताने पड़ेंगे। तो देखते हैं इस चुनौती को आम आदमी पार्टी कैसे स्वीकार करती है। लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल को बहुत बहुत बधाई कि जो उन्होंने मेहनत की वो रंग लाई। तो फिलहाल एनबीटी ऑनलाइन की चर्चा में इतना ही। मुझे और आलोक जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।